लगभग 147 मीटर ऊंची एक ऐसी इमारत जिसका वजन देखा जाए तो 60 लाख टन है। जी हाँ, 60 लाख टन, बिल्कुल सही सुना आपने। और ये विश्व के सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा से भी लगभग 10 गुना भारी है। इतना ही नहीं, ये अद्भुत करिश्मा आज के नए नए कैसीनो या फिर न्यू टेक्नोलॉजी के बिना ही पूरा किया गया था। इंसानी दिमाग और उसकी मेहनत का ये करिश्मा आज भी ठीक वैसा ही है जैसे लगभग 5000 साल पहले था। और उस समय ना तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाली मशीनें थी और न ही ऐसे इन्वेंशंस थे जो उस समय ऐसी इमारत बनाने में मदद कर पाते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे गीजा के यह पिरामिड अपने अंदर एस्ट्रोनॉमी के रहस्यमयी और उस समय के बेहतरीन वैज्ञानिक राज छुपाए हुए हैं। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपको समय समय पर मिलते ही रहें। दोस्तों, वैसे तो ब्रह्मांड में एक से बढ़कर एक रहस्यमयी दुनिया के कई गहरे राज छिपे हुए हैं, लेकिन आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं गीजा के उन पिरामिड के बारे में जो लगभग 4000 से 4500 साल पहले बने थे। जी हाँ, और ये अपने आप में इंसानी करिश्मे और विज्ञान का ऐसा मेल है कि जो भी इनके बारे में सुनता है हैरान हो जाता है। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि इन पिरामिड को लगभग 2650 बिलियन क्राइस्ट के आसपास फारू खुफू द्वारा बनवाया गया था। इनके बारे में वैसे किताबों में तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने को मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि फारू एक तरह की उपाधि होती थी जो कि कबीले के राजा को दी जाती थी। और खुफू की बात की जाए तो इनके बारे में पता चलता है कि उस समय की फोर्थ डायनेस्टी के ये दूसरे नंबर के राजा थे। आज के समय की अगर बात करें तो ये पिरामिड विश्व की सबसे लंबी नदी जिसे नाइल रिवर के नाम से जाना जाता है उसके पास ही स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पिरामिड के साथ 2 पिरामिड और भी हैं और इससे छोटा पिरामिड जो कि खुफू के बेटे खापरे ने बनवाया था। और इसी के साथ ही साथ एक और भी पिरामिड है जो खापरे के बेटे मेंकोरे ने बनवाया था। वैसे तो इजिप्ट में दोस्तों और भी पिरामिड है, लेकिन आज के समय में भी जो सबसे सही कंडीशंस पे हैं वो ये 3 ही हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी इन पिरामिड को बनाने की। बिना रीजन के तो कुछ भी नहीं होता। फिर बात चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेवलप हुई मानव सभ्यता की हो या फिर पिरामिड की, तो हम आपसे इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे ही। क्यों, कैसे और किस तरह इतने रहस्यमय तरीके से गीजा के इन पिरामिड को बनवाया गया था और दुनिया के 7 अजूबा में सबसे पुराने बनाए हुए इमारत में से ये एक है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि गीजा के पिरामिड के पीछे लगने वाली एस्ट्रोनॉमी, विज्ञान और ग्रहों की ताकत का सारा कैलकुलेशन निकोला टेस्ला को पता चल चुका था। और जैसे ही उनको इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस पर भी काम करना शुरू कर दिया था, जिससे वह पूरी दुनिया को बदल देना चाहते थे। लेकिन हम सब जानते ही हैं कि जब से दुनिया बदलने की कोशिश किसी ने की है, उसके साथ पूंजीपतियों ने क्या किया है। निकोला टेस्ला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आपको इस बात का अंदाजा शायद इस चीज से लग जाए कि इन पिरामिड की ऊंचाई लगभग 481 फीट यानी 146.6 मीटर है और एक दिन में हमारे पास 86,400 सेकंड होते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे ऑटम इक्विनॉक्स की मदद से बने इस पिरामिड का स्ट्रक्चर अपने आप में खास है। खैर, आपको बता दें कि ऑटम इक्विनॉक्स साल का वह समय है जब दिन और रात बराबर लंबाई के होते हैं, यानी अगर 86,400 का आधा करें तो 43,200 मिलता है। और जब इस संख्या को पिरामिड की ऊंचाई से नापा गया तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो नंबर मिलता है वह लगभग अर्थ पोलर रेडियस की संख्या को दिखाता है। इतना ही नहीं, अगर हम गीजा के पिरामिड को पैरामीटर निकालें तो उसे भी 43,200 से गुणा करते हैं तो हमें अर्थ का सरकमफ्रेंस मिलता है। और अब इस बारे में कितनी सच्चाई है कि निकोला टेस्ला को और भी ऐसे ही कई सारे राज हाथ लगे थे जिसका वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे, ये साफ साफ कह पाना भी मुश्किल होगा। खैर, आगे चलते हैं दोस्तों वीडियो में। इजिप्शियन लोग आफ्टर लाइफ यानी मरने के बाद वाली जिंदगी में भी विश्वास किया करते थे और ऐसे ही कुछ हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ मामलों में भी देखा था, जिसके सबूत
हमें भारत और पाकिस्तान के हिस्सों से भी मिले थे। तो ऐसा कहना कि ये सिर्फ इजिप्शियन लोग ही विश्वास करते थे तो शायद ये हमारी गलती होगी। वापस आते हैं एक बार फिर से गीजा पर। तो इजिप्शियन लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती है, बल्कि मरने के बाद भी जिंदगी का एक अलग पहलू होता है, जिससे हमारी आत्मा को देवी देवताओं द्वारा खंगाला जाता है और जो नेक लोग होते हैं वह हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। इसीलिए कबीलों का राजा यानी फारो मरने से पहले ही इन पिरामिड के अंदर अपने लिए न केवल कब्र बल्कि खाना, ज्वेलरी, फर्नीचर, यहाँ तक कि कपड़े भी इन पिरामिड के अंदर रख लिया करते थे, ताकि वो मरने के बाद भी एक शानदार जिंदगी जी सके। तो अगर हर तरह से देखा जाए तो ये बात साफ जाहिर है कि इन पिरामिड को बनाने के बीच मुख्य कारण, या कह लीजिए कि ये मकबरे के लिए बनाए गए थे, जहां राजाओं को बाद में मम्मी फाइव करके रखा जाता था। जी हाँ, लेकिन इसके पीछे कई लोगों ने और भी तर्क दिए हैं, जो कि दोस्तों एक थ्योरी में तो ये भी कहा गया है कि यह पिरामिड उस समय अकाल और भुखमरी से बचने के लिए अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था, जिसके सबूत कहीं से भी दूर दूर तक नहीं मिले। इसके बाद एक थ्योरी यह भी आई थी कि इजिप्शियन लोग टेक्नोलॉजी में एडवांस थे और यह पिरामिड एक पावर प्लांट थे जहां ये लोग बिजली बनाया करते थे। इसके भी कुछ खास सबूत नहीं मिले, लेकिन हाँ, इनसे संबंधित आर्ट वर्क दीवारों पर साफ साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन आज के समय में बात की जाए तो सभी इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट इस पर सहमति जताते हैं कि यह एक मकबरा ही था, ताकि उस समय राजा लोग मरने के बाद भी एक ऐशो आराम की बेहतरीन जिंदगी का अनुभव कर सकें। लेकिन ये तो इन पिरामिड को बनाने का पीछे का कारण है। अब बात करेंगे कि आखिर कैसे इतिहास में 5000 साल पहले एक ऐसी इमारत बनी जो आज तक इस दुनिया के लिए अनसुलझे सवाल खड़े करती है, और वह यह कि आखिर ये इमारत बनी कैसे। चलिए अब थोड़ा इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गीजा के इन पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 20 से 23 साल का समय लगा था। जी हाँ, इसको बनाने के लिए 20 से 30 हजार तक की स्किल्ड लेबर को रखा गया था, क्योंकि ऐसी इमारत बनाना किसी आम इंसान का तो काम नहीं हो सकता था। इस अद्भुत इमारत को बनाने के लिए लगभग 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टर का इस्तेमाल किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस एरिया में ये पिरामिड बने हुए हैं वहाँ दूर दूर तक तो बस रेगिस्तान ही दिखाई देता है, फिर कैसे इन सब पत्थरों को लाया गया होगा? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इन्हें अलग अलग जगह से लाया गया था, जिसमें से सबसे दूर जहाँ से इन पत्थरों को लाया गया था वह था आसवान, जो कि गीजा से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आया होगा वो यह है कि इतने भारी भरकम पत्थरों को आकार देने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि लोहे का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं किया गया था। तो आपको बता दें कि इन पत्थरों को आकार देने के लिए कॉपर टूल का इस्तेमाल किया गया था। यह पत्थरों में क्रैक्स को ढूंढकर उसके अंदर लकड़ियों के बड़े बड़े प्लेट्स अटकाकर उनमें पानी भर दिया करते थे, ताकि वह क्रैक्स पानी सोखकर फूल जाए और उनको बाद में आसानी से तोड़ लिया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि पत्थरों को मूव कैसे किया जाता था, तो आपको ये भी बता दें कि उस समय पहिए जैसा तो कुछ था ही नहीं, तो यह नदी में तैरने वाले राफ्ट्स का इस्तेमाल पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करते थे। इससे रिलेटेड एक थ्योरी 2014 में भी सबके सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि वह पत्थरों से भरी राफ्ट्स और बड़े बड़े स्टैचू को खींचने के लिए रेत पर पानी डालते हुए चलते थे, जिससे कि सरफेस एंड ऑब्जेक्ट के बीच फ्रिक्शन कम हो जाए और चीजों को घसीटने में आसानी हो। सामने आने के बाद बहुत ज्यादा साफ हुआ, क्योंकि उसमें ऐसा करते हुए एक आदमी साफ साफ देखा जा सकता था। लेकिन इसके बाद एक और समस्या जो खड़ी होती है कि आखिर कैसे इतनी ऊंची इमारत बनाने के लिए इतने बड़े और भारी पत्थरों को ऊपर तक कैसे ले जाया गया होगा, और कैसे इतने खूबसूरत पिरामिड का रूप दिया गया होगा।
इसके बारे में कई अलग अलग थ्योरी सामने रखी। सबसे अलग लगती है वो थ्योरी बताती है कि यहाँ पर रैम्स का इस्तेमाल किया गया था। साल 2015 में आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने एक बॉटम रैम्प स्कोर किया था, वो भी इजिप्ट के एतनाम शहर से। और इस रैम्प को कुछ इस तरह से तैयार किया गया था जिसकी मदद से इन पत्थरों को आसानी से ऊपर तक ले जाया जा सके। और यह उन्होंने एक के बाद एक लेवल बनाकर तैयार किया। इसके बाद एक थ्योरी में ऐसा भी बताया गया है कि पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने के लिए रेवल का इस्तेमाल किया गया था। पिरामिड के बारे में एक ऐसा फैक्ट भी है दोस्तों जिसे जानकर आप शायद हैरान हो जाएंगे, और वो ये है कि पिरामिड को जिस तरह से डिजाइन किया गया है, गीजा की पिरामिड 4 मुख्य दिशाओं की ओर ओरिएंटेड है, और यह उस समय ऑटोमनल इक्विनॉक्स की मदद से संभव हो पाया होगा। ऑटोमनल इक्विनॉक्स मतलब साल का वह समय जब दिन और रात बराबर होते हैं, और साल में ऐसा सिर्फ 2 बार ही होता है। इसके बाद एक थ्योरी यह भी थी, और वो यह कि इन्हें ओरियन कोरिलेशन थ्योरी के बेसिस पर डिजाइन किया गया था, जिसके अनुसार ये तीनों पिरामिड ओरियन बेल्ट के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। लेकिन 1999 में इस थ्योरी को बिल्कुल ही नकार दिया गया था। गीजा के ये पिरामिड आज भी लोगों के अंदर उस समय के लोगों की समझ के रहस्यों और विज्ञान को लेकर प्रश्न बनाए हुए हैं। शायद इसीलिए आज भी इन पिरामिड से जुड़े हुए दर्जनों पहलू अनसुलझे हुए हैं। चलिए फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और आने वाली नई वीडियो में।